प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के जिस छोकरे के ऊपर विश्वास जताकर कैबिनेट का दर्जा एक ऐसी उम्र में दिया, उसने हिमाचल में इतिहास रच दिया। अनुराग ठाकुर हिमाचल के एक ऐसे युवा नेता हैं जो 46 वर्ष की उम्र में केंद्र के भीतर कैबिनेट मंत्री बने और आज वो आशीर्वाद यात्रा की पहली शुरुआत करने के बाद खबरें अभी तक के साथ हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, आपको लगता है पहले दिन की शुरुआत में जनता ने भी दिल खोलकर आपको दिया? निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता ने, क्योंकि मेरा अपना घर है देवभूमि हिमाचल, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र से शुरुआत नहीं की। मैंने शिमला संसदीय क्षेत्र और हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु से की। लेकिन आपने देखा होगा सुबह चंडीगढ़ में लोग सुबह 5 बजे चलकर आकर और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में आकर उन्होंने स्वागत भी किया, आशीर्वाद भी दिया। कहीं ना कहीं बहुत अपनापन है। और जब हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु में पहुंचे तो भारी बारिश पड़ रही, कोई उठकर नहीं गया। सब बैठे, सुना, बात की, मिलकर गए, आशीर्वाद देकर गए। जगह जगह पूरे रूट पर 3.5-4 घंटे लेट हमारी यात्रा हुई। उसके पीछे एक ही कारण है, लोगों का प्यार, मिलने की इच्छा। और बस ऐसा लगता है कि 1 मिनट के लिए मिल लूँ, एक फूल दे दूँ, बस एक नज़र देख लूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो स्नेह है, हिमाचल के लोग वैसे भी बहुत नरम दिल के होते हैं, बहुत स्वभाव से ऐसे होते हैं कि कोई टूरिस्ट भी आए तो उसको एक परिवार के हिस्से के रूप में मानते हैं। मैं तो वैसे ही परिवार का हिस्सा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भावुकता उनमें भी दिखे और मुझे भी ज़्यादा भावुक कर दिया। अनुराग जी, आपके चेहरे पर थकान दिख रही है, लेकिन दिल पर सुकून भी दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब आपने रैली की शुरुआत की तो आपने 2 बड़े हमले कांग्रेस के ऊपर कहे। आपको क्यों लगता है सदन के भीतर नए चेहरों का इंट्रोडक्शन नहीं होने देना और कोरोना को लेकर विपक्ष भाग जाता है? आप इन सवालों को क्यों उठाना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी ने ओबीसी वर्ग के 28 मंत्री बनाए, माइनॉरिटी समाज से 5, 11 महिलाएं, 12 अनुसूचित जाति के, लगभग इतने ही अनुसूचित जनजाति के। युवा कैबिनेट बनाई, युवा मंत्रिमंडल बनाया, आज तक का सबसे युवा मंत्री। तो इससे अपने आप में देख के पता चलता है कि युवा भारत के लिए उसकी एस्पिरेशंस क्या है, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं क्या है, उसको लेकर मोदी जी ने ये, मुझे लगता है, निर्णय लिए होंगे। और उनके मन में है कि ये लोग बढ़ चढ़ कर काम करें, जनता की सेवा करें और सरकार की नीतियां, कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से लागू करें। तो एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है हम सबको भी उसका एक एहसास है कि जो जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर दी गई और उस समय दी गई जब भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष, और संकल्प लेने की बात कही है और उसको सिद्ध करने की, सिद्धि तक ले जाने के लिए अगले 25 साल का टाइम रखा। अनुराग जी, आपको क्यों लगता है, आपको लगता है कांग्रेस ये सारा मूव जो है प्रधानमंत्री मोदी का वो समझ गई थी, या फिर आपको लगता है सेकंड लाइन जो भाजपा की तैयार हो रही है वो बड़ी ताकत बनकर? कांग्रेस के 2 कारण हैं। एक तो उनके पास एजेंडा नहीं, दूसरा नेतृत्व नहीं। जो पार्टी 2 साल में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुन पाए वो क्या करेगी? उनकी हालत तो ये है कि व्यक्तिगत रूप से अगर कभी बात करेंगे तो उनके सांसदों को लगता है हमारी पार्टी का निर्णय कर रही, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। और देश की सबसे पुरानी पार्टी की अगर ये हालत है तो आप कल्पना कर सकते हो किस दिशा में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि कांग्रेस लगातार उनका ग्राफ गिर रहा है। पश्चिम बंगाल में 0 सीट आना, खाता ही ना खुल पाना, राज्य की सरकारें चले जाना, लोगों का विश्वास खत्म हो जाना, क्योंकि वायदे करते हैं चुनाव से पहले कि कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो कांग्रेस ने खोई है, नेतृत्व जो नहीं है, इसी कारण G23 भी बना। तो कांग्रेस के अंदर सुख बुगाहट लगातार रहती है। तो सोनिया गांधी जी की बहुत करीबी, उनकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, वही छोड़कर चली जाए, उनके पार्टी के चीफ व्हिप राज्यसभा के छोड़कर चले जाए, आप कल्पना कर सकते हैं किन पोजीशंस के लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस फिर भी, अनुराग जी, हमला कर रही है। कांग्रेस कह रही है एक तरफ कोरोना की बंदिशें और उसके बावजूद जो है इस तरह की जन आशीर्वाद की रैलियां।
खतरे की तरफ इंगित कर रही है, ले जाना चाहती है उसी कोरोना के मुद्दे पर जिसके भीतर डिस्कशन उन्होंने। देखिए, राहुल गांधी जी जिस राज्य से अब सांसद चुने गए, उस राज्य ने किस त्योहार के समय क्या निर्णय लिया और आज भी वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो विस्फोटक है। और मैं चाहता हूं कि वो वहां के लिए कुछ बोलें। और मैं ये भी चाहता हूं कि जहां दूसरे राज्य में उनकी गठबंधन की सरकार है, बड़े राज्य में, वहां पर भी क्या हालत है। ये इनकी एक आदत बन गई है, खुद करने के लिए कुछ है नहीं। अब जब दूसरा करने जाए, जनता से मिलने जाए, तो उनको उसकी पीड़ा होती है। इनको किसने रोका है? इन्होंने तो यहाँ तक झूठ बोल दिया था पश्चिम बंगाल के चुनाव में। लक्षण इनके किस चीज़ के थे सबको बाद में पता चल गया, लेकिन टूर प्रोग्राम क्या कह के कैंसिल किया। देखिए, झूठ जो है वो राजनीति में चलता नहीं। लोग बहुत समझदार हो गए हैं। इनके परिवार ने और इनकी पार्टी ने कई वर्षों तक जनता को ऐसे गुमराह करके वोट लेते रहे, सत्ता का सुख भोगा और देश को पीछे पछाड़ते गए। जो परिवार और पार्टी कई वर्षों तक इस बात को लेके ही करे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब मिट गया, लेकिन उनके समय गरीबी ना हट पाई थी। लेकिन अनुराग जी, ये वही कांग्रेस है जो सिर्फ एक बात को कह रही है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्रालय जो था अनुराग ठाकुर के पास था, लेकिन महंगाई, साथ में वो महंगाई लेने की बात आ गया। आपको लगता है दम है उनकी बात में? ये उतना ही खोखला जितनी आजकल खोखली कांग्रेस पार्टी है। आप आंकड़े निकाल कर देखिए, कांग्रेस के 2009 से 14 के डबल डिजिट महंगाई दर थी, 12% महंगाई दर थी। मोदी सरकार के पहले 5 साल में महंगाई दर 4% के लगभग ही थी। कहाँ 12%, कहाँ 4%। और अभी भी हमारे समय में महंगाई नियंत्रण में है। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। और ये जो तेल के दाम है, ये कांग्रेस के ऑयल बॉन्ड्स की जो समस्या जो हमें दे गए हैं देश को, इस पे तो कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। एक अंतिम सवाल अनुराग जी, दो बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हिमाचल की दृष्टि से, आपके पास खेल जो आपका पसंदीदा रहा है, हिमाचल में बहुत बड़ी संभावना है, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद, और दूसरा जिस तरीके से सूचना एवं प्रसारण है, दूरदर्शन की हिमाचल प्रदेश की ये हालत है। आपको लगता है दोनों जगह तस्वीर बदलने का काम है? निश्चित तौर पर मेरा अपना प्रदेश है। मैं चाहूँगा अगर कहीं पर कमियां पहले रही हैं तो उनको दूर करें। हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसमें कला संस्कृति से जुड़ा हो। जो मेरा अपना दिल का सपना है कि हिमाचल की संगीत में वो मिठास है जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। हिमाचल की कला में वो गहराई और गंभीरता है, वो आकर्षण है जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। वी नीड टू रिवाइव दिस। हमें इसको वापस उस मुकाम तक लाकर खड़ा करना है। और ये मैं इस मंत्रालय में आने से पहले करने वाला था, 1-1.5 साल पहले। कोरोना के कारण विलंब हुआ है, लेकिन अब तो मंत्रालय का से भी होगा और व्यक्तिगत प्रयासों से भी करूंगा। हिमाचल के हुनर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। हिमाचल मिशन 2022 आपको लगता है इस बार पॉसिबल है? सरकार और संगठन दोनों का तालमेल? निश्चित तौर पर, क्यों नहीं। अच्छा काम राज्य की सरकार ने किया है और केंद्र सरकार ने भी शानदार काम किया। दोनों का काम मिलाकर, दोनों के अच्छे नेतृत्व को मिला के, प्रदेश में जयराम जी, केंद्र में मोदी जी, बहुत अच्छा काम दोनों ने किया है। तो मुझे कोई चिंता नहीं लगती 2022 की। हमें इतनी चिंता करनी चाहिए कि पहले से ज़्यादा सीटें हमारी कैसे बढ़े। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। एक बड़ी बात उनके पहले दिन की रैली में जरूर दिखाई दी। उनसे मिलने को लेकर जनसैलाब जिस तरीके से उमड़ा, हिमाचल प्रदेश का युवा चेहरा, या यूं कह ले कि भाजपा की मोदी सरकार के बाद दूसरी पांख जो राजनीति की है वो बनती जरूर दिखाई दे रही है, और उसमें एक चमकता चेहरा अनुराग ठाकुर हैं। आज उनसे मिलने के लिए जिस तरह से सेल्फी की भीड़ हमने देखी, किसी को मना करते अनुराग ठाकुर नहीं दिखे। चेहरे पे थकान थी, लेकिन दिल पर सुकून। और यही दिल का सुकून जो है मिशन 2022 तक भाजपा को ले जाएगा, ऐसी उम्मीद अनुराग ठाकुर करते हैं। ये थी हमारी खास मुलाकात। खबरें अभी तक पे कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल।